हेलो। आज जो है मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करूंगा, वह है एंजाइम्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एंजाइम्स का नाम अक्सर लिया जाता है और ये एंजाइम्स बहुत ही हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, अच्छी तरह से हम जानते हैं। अगर हम देखें तो एंजाइम के बारे में जानने के प्रयास करते हैं तो ये देखते हैं कि एंजाइम क्या है। एक बहुत अधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो समस्त जीवों में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं में विशिष्ट उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, चूंकि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, अतः इन्हें हम क्या है, जैव उत्प्रेरक या बायोकैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। बर्जीलियस ने सर्वप्रथम एमाइलेज एंजाइम की खोज की थी और इन बायोकैटलिस्ट को एंजाइम नाम कुहन ने दिया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एंजाइम क्या है, एक वह जैव उत्प्रेरक है जो स्वयं परिवर्तित होते हुए बिना रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को तीव्र करता है। अगर हम इसके अभिलक्षणों की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो अधिकांश एंजाइम क्या होता है, रंगहीन व जल में या नमक के घोल में घुलनशील होता है और तीव्र अभिक्रिया करने वाला एंजाइम जैसे पेप्सिन, सबस्ट्रेट, कोई भी सबस्ट्रेट है जिस पे ये काम करता है, जिस पर ये वह है, इनकी अभिक्रियाओं को 10 मिलियन टाइम्स प्रति मिनट मोल की दर से बढ़ा देता है। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि एंजाइम की उपस्थिति किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को अत्यधिक या कई गुना तीव्र कर देता है। प्रत्येक कोशिका में उपस्थित एंजाइमों का निर्धारण कोशिका में उपस्थित आनुवंशिक निर्देशों द्वारा होता है। तो कोई भी एंजाइम बनेगा, एंजाइम एक्चुअली क्या है, ये प्रोटीन ही हम जानते हैं अच्छी तरह से। ऑल एंजाइम्स जो है, ज्यादातर एंजाइम जितने भी हैं वो क्या है कि प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। एक जो कैटालिटिक आरएनए भी एक एंजाइम के रूप में काम करता है, ये भी इसकी खोज की गई है। बट हम ज्यादातर देखिए तो एंजाइम क्या होता है, ये क्या है कि ये अगर रासायनिक रूप में इनकी संरचना के बारे में देखें तो ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और इनका जो कॉम्प्लेक्सिटी आगे की देखेंगे तो कई क्रमों में कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता जाता है, तो जटिलता इनमें बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ज्यादातर एंजाइम मूलतः क्या है, वो प्रोटीन है। और प्रोटीन किससे बना होता है, हमने पिछले लेक्चर में इसकी चर्चा किया था कि प्रोटीन मुख्यतः अमीनो अम्लों के जुड़ने से जो पॉलीपेप्टाइड बनते हैं उसके द्वारा इनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये जो एंजाइम्स है ज्यादातर प्रोटीन प्रकृति के ही होते हैं। अब अगर हम इनके वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है का जो कमीशन है वो 1965 में एंजाइम्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और इनके वर्गीकरण का आधार क्या है, इनके वर्गीकरण का आधार है अभिक्रिया का प्रकार एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि। जो ये 6 कैटेगरीज इनके हैं, ये ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइज, आइसोमरेज और लाइगेज एंजाइम। जो ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम है, इस वर्ग के एंजाइम एक इलेक्ट्रॉन का एक अणु से दूसरे तक स्थानांतरण व हाइड्रोजन स्थानांतरण को दर्शाते हैं।
मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अभिक्रिया में या इसके ट्रांसफर में भाग लेते हैं। इस वर्ग के एंजाइम में डिहाइड्रोजनेजेस, ऑक्सीडेजेस और परऑक्सीडेजेस इत्यादि आते हैं। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज भी क्या है? यह एक ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज भी क्या है? एक जो है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो यहाँ पे लिखा है, ये सब क्या है? ये सारे ऑक्सीडो रिडक्टेज प्रकृति के एंजाइम्स हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण में आने वाला जो महत्वपूर्ण एंजाइम है वो है ट्रांसफरेजेस एंजाइम। ये एंजाइम क्या करते हैं कि किसी विशिष्ट समूह को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट तक के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। और जैसे NH2 ट्रांसएमिनेशन में, फॉस्फेट फॉस्फोरिलेशन में, एसिटिल को एंजाइम में कोलिन एसिड ट्रांसफरेज इत्यादि एंजाइम, फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज इत्यादि एंजाइम्स जो ट्रांसफरेज प्रकृति के जाने जाते हैं। जो तीसरा महत्वपूर्ण है वो एंजाइम हाइड्रोलेजेस। इस वर्ग के एंजाइम्स जो है जल की उपस्थिति में रासायनिक बंधों के टूटने को उत्प्रेरित करते हैं। ये अभिक्रियाएं रिवर्सिबल होती हैं और ये एस्टर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिल इत्यादि बंध को तोड़ने के लिए जानते हैं। ज्यादातर जो पाचक एंजाइम्स होते हैं हमारे वो क्या है? इसी प्रकृति के होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं पेप्सिन का उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेज का एग्जाम्पल जो दिया हुआ है। तो इस तरह से ये ढेर सारे एंजाइम्स जो होते हैं हमारे प्रोटीन पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, वसा पाचक एंजाइम जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के एक पार्ट होते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल और उससे जुड़े सहायक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ये हाइड्रोलेजेस प्रकृति के होते हैं। इसके बाद आता है लाइज एंजाइम। लाइज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करते हैं? किसी अणु के दो भागों को तोड़कर उनके मध्य द्विबंध, डबल बॉन्ड बनाने में सहायक होते हैं। ये अभिक्रियाएं जो होती हैं क्या होती है? रिवर्सिबल होती हैं। जैसे कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर आदि ऐसे समूह होते हैं जिन पर ये एंजाइम अभिक्रिया करते हैं। और इसमें इनके उदाहरण जो है हम देख सकते हैं कि फ्यूमरेज है, हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज है, और इसके बाद जो है एल मैलेट हाइड्रोलेज एंजाइम है। सो दीज आर द एंजाइम्स व्हिच इज कैटेगराइज्ड एज लाइज एंजाइम। जो नेक्स्ट एंजाइम है वो आइसोमरेज प्रकृति का होता है। ये एंजाइम प्रकाशीय संरचनात्मक जो इन आइसोमर्स को क्या है? उनके रूपांतरण को प्रेरित करते हैं। तो आइसोमराइजेशन के लिए एक तरह से दिखाया ये जाने जाते हैं। और इसमें एडोलेजेस है, सिस ट्रांस आइसोमरेज है, कीटोज है। तो ये क्या है? इंटर कन्वर्जन को उत्प्रेरित करने के लिए जाने जाते हैं। और ये एपीमरेज है, रेटिनल आइसोमरेज जो यहाँ पे दिखाया गया। लाइगेज जो छठा है इस वर्गीकरण में आने वाला एंजाइम है वो लाइगेज एंजाइम। लाइगेज मीन्स होता है एक लाइगेशन से जुड़ा हुआ है, जिससे जोड़ना कहते हैं उसमें। तो ये वे एंजाइम होते हैं जो दो यौगिकों के लिंकिंग, जुड़ने की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है। और इसमें एक उच्च फॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट भी जुड़ता है जो उच्च ऊर्जा युक्त होता है, जो कि क्या करता है? इस अभिक्रिया को ऊर्जा प्रदान करता है। इन अभिक्रियाओं में CO, CS, CN, CC बंध बनते हैं। तो इसमें जैसे एसिटिल को एंजाइम में कार्बोक्सिलेज, RNA सिंथेज, ग्लूटामिन सिंथेज इत्यादि एंजाइम होते हैं जो प्रमुख होते हैं लाइगेज प्रकृति के एंजाइम। सो दिस इज
अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम। अब आती है महत्वपूर्ण बात होती है कि हाउ एंजाइम्स एक्ट्स, एंजाइम्स कैसे कार्य करते हैं। एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के समक्ष ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में आता है ताकि सबस्ट्रेट उसमें आसानी से फिट हो जाए। यह स्थल एंजाइम का क्या कहलाता है, एक्टिव साइट कहलाता है। और एक्टिव साइट पर एंजाइम अणु की जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बदलता है और इस प्रकार से एंजाइम सबस्ट्रेट, हम यहाँ पे इस स्लाइड में देख सकते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट मिलकर एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट और फिर डिसोसिएट हो जाते हैं, एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एंजाइम है और इस एंजाइम का एक्टिव साइट है। ठीक है, सबस्ट्रेट इस पे आकर के बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और इसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एंजाइम जो है और सबस्ट्रेट की जगह प्रोडक्ट बना और लास्ट में अभिक्रिया के लास्ट में हम देख सकते हैं कि एंजाइम भी रिलीज हुआ और सबस्ट्रेट भी रिलीज हुआ। तो दोनों ये प्रोडक्ट निकल गए और एंजाइम अपने उसी रूप में पुनः आ जाता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको समझाने के लिए दो महत्वपूर्ण मॉडल प्रस्तुत किए गए। एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। जो लॉक एंड की मॉडल है, ये जो इसके अनुसार जैसे जो ये डायग्राम जो यहाँ पे दिया हुआ है कि लॉक और की, ये की के रूप में सबस्ट्रेट इस्तेमाल किया जाता है, लॉक के रूप में एंजाइम। मीन्स उसी जो लॉक में वही की फिट हो सकता है जो उसके लिए बना हुआ है और इस प्रकार से ये दोनों जुड़ते हैं। तो सेम स्थिति एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए भी होती है। सबस्ट्रेट उसी एंजाइम से जुड़ सकता है जिसके लिए उसमें कोई जो उस तरह की एप्रोप्रिएट जगह बनाई गई हो, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं, और ये मिलकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो एमिस फिशर ने जो लॉक एंड की मॉडल को प्रस्तुत किया और इस प्रकार से जुड़ करके और अंत में जो है जो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो वो सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम मुक्त हो जाता है। इंड्यूस फिट मॉडल, जो कि ये इंड्यूस फिट मॉडल भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो एंजाइम की अभिक्रिया को समझाने के लिए जो है बताया गया है। इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कि ये मॉडल किसने, कोशलैंड 1971 में इसको दिया था। उनके अनुसार एंजाइम यद्यपि लॉक व सबस्ट्रेट जो है, लॉक जो एंजाइम क्या है, लॉक की तरह काम करता है, सबस्ट्रेट चाबी की तरह काम करता है, परंतु एंजाइम का सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होता है, वो क्या है, रिजिड नहीं होता है। अधिकांश एंजाइम सबस्ट्रेट की संरचना के अनुसार अपने विन्यास में परिवर्तन कर लेते हैं ताकि सबस्ट्रेट उसमें फिट हो सके। एंजाइम जो है, जो सबस्ट्रेट है, वो एंजाइम के सक्रिय स्थल पर आयनिक हाइड्रोजन या वंडरवाल्स फोर्स से जुड़ते हैं। ये फोर्स क्या है, कम दूरी के होते हैं और तभी जाकर के इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। जबकि एंजाइम का जो सक्रिय स्थल है अपनी संरचना सबस्ट्रेट के अनुरूप परिवर्तित कर लेता है। ठीक है, और संपूर्ण अभिक्रिया ये दो चरणों में होती है। एक है यौगिक का निर्माण और दूसरा है उत्प्रेरण क्रिया, जिसमें विभिन्न प्रक्रियाएं जो है, चाहे जो ग्रुप ट्रांसफर हो, चाहे हाइड्रेशन हो, चाहे डिहाइड्रेशन हो, ये सारी संपन्न होती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबस्ट्रेट है और ये आप देख सकते हैं कि इस एक्टिव साइट की संरचना क्या है। बट जैसे ही ये आता है, एंजाइम ने क्या किया, अपने इस एक्टिव साइट में संरचनात्मक बदलाव करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो इस प्रकार से
इन दो मॉडलों के द्वारा ये हम समझा सकते हैं कि एंजाइम अपने क्रियाविधि को कैसे संपन्न करता है। नाउ बात जो है अगले जो महत्वपूर्ण विषय है उसको हम देखते हैं कि जो एंजाइम की क्रियाविधि है वह कैसे प्रभावित होती है, उनको कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसमें कई कारकों द्वारा जो प्रभावित होती है उसमें क्या है, तापमान है, हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन मतलब पीएच है, वाटर है, सबस्ट्रेट की मात्रा है, एंजाइम की मात्रा है, इनहिबिटर्स हैं और जो एंड प्रोडक्ट के इकट्ठा होने से ये क्या है, एंजाइम की अभिक्रिया प्रभावित होती है। जैसे एक थोड़ा सा हम इसमें जो चर्चा करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक एंजाइम का एक जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पर यह अधिकतम क्रिया करता है। एंजाइम अभिक्रिया की गति प्रति 10 डिग्री तापमान जो इनके फेवरेट टेम्परेचर के बढ़ने पर दुगनी हो जाती है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ज्यादातर एंजाइम्स हम देखें तो 10 से 50 डिग्री सेल्सियस के मध्य एक्टिव होती हैं। अधिकतर एंजाइम 40 डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम रूप में जो है एक्टिव होते हैं। बहुत कम तापमान पर या अधिक तापमान पर एंजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो क्योंकि चूंकि एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं तो उनकी संरचना प्रोटीन डीनेचर होने से इस तरह के इनके जो एक्टिविटीज में वो बदलाव देखने को मिलता है। पीएच भी है, जो ऐसा देखा गया है कि एंजाइम विभिन्न पीएच वाले गुणों में अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, किंतु प्रत्येक प्रतिक्रिया का अपना एक ऑप्टिमम वैल्यू होती है। पीएच के परिवर्तन होने से एंजाइम के जो रिएक्शन रेट पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और उसमें हम देखते हैं कि कोई एंजाइम क्या होता है कि हम जैसे पाचक एंजाइम्स की बात देखते हैं तो कोई एंजाइम क्या है एल्कलाइन मीडियम में सक्रिय होता है, कोई जो है एसिडिक मीडियम में। तो अगर एसिडिक वाले को एल्कलाइन में डाले तो निष्क्रिय होता है, अल्कलाइन वाले को एसिडिक में तो नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पीएच का भी प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से जो इसमें सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाने पर भी एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती है, बट ये कुछ सीमा तक बढ़ती है। तो ये जो है विभिन्न जो फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की जो अभिक्रिया की दर में बदलाव लाते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग एंजाइम के संबंध में होता है। जैसे एंड प्रोडक्ट है, जो इनमें क्या है, एंजाइम क्रिया के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है एंजाइम क्रिया उसी अनुपात में घटती जाती है तथा पूर्ण उत्पाद बनने पर क्रिया पूर्णतया सप्रेस हो जाती है, संदमित हो जाती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये फैक्टर्स जो एंजाइम की अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। सो विद दिस आई फिनिश माय लेक्चर। थैंक यू।